टाइप्स या जो भी आप सैनिटी है, स्मोक है या रिग्रेशन टेस्टिंग है, जो भी आप टेस्टिंग के टाइप्स को कवर करते हैं, वो उन सब का आपको आइडिया है। तो हम उसी को कोई भी ऑटोमेशन सॉरी कोई भी मैनुअल टेस्टिंग है, उसको अगर हम ऑटोमेटेड वे में खुदकार तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम अगर अदर देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें अंदर अगर देखा जाए तो मैनुअली भी काम होता है, हाथ से भी काम होता है और वही काम ऑटोमेटेड वे में भी होता है। अगर किसी के पास कोई पैसा ज़्यादा होता है तो वो मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग की बजाय ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल एक एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कपड़ा बनता है और एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल 100 शर्ट्स बनाता है लेबर। तो एक बंदा है वो एक मशीन बाय कर लेता है और उसी को ऑटोमेटेड वे में एक दिन के अंदर 1000 शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी जो मैनुअल एफर्ट है, उसको अगर हम ऑटोमेटेड वे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हम मैनुअल टेस्टिंग को ऑटोमेशन टेस्टिंग कहेंगे। तो एंड मैं आपको ये बताना चलूँ कि जिसके भी कोई क्वेश्चन है वो बेशक नोट डाउन कर लें। एट द एंड आपके क्वेश्चन के आंसर आप कर दीजिएगा और मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। सो इंट्रोडक्शन है, इसमें यही है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये मैनुअल प्रोसेस का ऑटोमेटेड वे होता है और जिसके अंदर जो है वो टेस्टर जो है ऑटोमेशन टेस्टर जो है वो कोड या स्क्रिप्ट की सूरत में कोई एक कोड लिखता है और उसको एग्जीक्यूशन पे लगा देता है एंड वो जो जो हमारी मैनुअल एफर्ट है वो हमारी ऑटोमेटेड वे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसी तरह से हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म हो जाती है। और जो कोडिंग है, स्क्रिप्टिंग है, ये डिफरेंट टूल्स और एंड लैंग्वेजेस के अंदर लिखी जाती है। एज़ यू नो दैट हम अगर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स की तरफ जाएँ, तो हमें पता है कि हर कोड को या हर प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। तो सेम इसी तरह हमारी जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, इसमें भी डिपेंड करता है कि हमने कौन-सी लैंग्वेज चूज़ करनी है और कौन-सा टूल यूज़ करना है। इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इसको इलैबोरेट करूँगा कि लैंग्वेज और टूल सिलेक्शन हम किस बेस पे करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड कि व्हाई ऑटोमेशन टेस्टिंग, हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है। द फर्स्ट पॉइंट इज रिमूव ह्यूमन एरर्स। ठीक है, वी ऑल आर वी ऑल आर मुस्लिम एंड हमें पता है कि इंसान जो है वो खता का पुतला है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो एक ह्यूमन के से एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस एरर्स को रिमूव करने के लिए हम जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि क्योंकि मशीन जो है वो उसके अंदर एरर के चांसेस एज कंपेयर टू ह्यूमन बहुत कम होते हैं एंड वो थकती नहीं है जैसे कि एक इंसान थक जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हैं और आपको 100 या 200 चीज़ें वो टेस्ट करने को दी गई हैं और वो हेक्टिक एंड बोरिंग है। तो एक इंसान है वो लाइक बोर होके उसको बीच में छोड़ सकता है या बीच में कोई स्किप कर सकता है या कोई एरर आ सकता है। उसके माइंड में कोई 100 टेंशनें चल रही होंगी तो उसकी वजह से वो एरर जो है वो मशीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इमोशंस के साथ नहीं होती। तो इसलिए हम जो है इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर्स, आप चाहे मशीन से 1000 या फिर 2000 जितने मर्ज़ी टेस्ट केसेस एग्ज़ीक्यूट करवा लें एक टाइम के अंदर, वो उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगी विदाउट एनी एरर। एंड द सेकंड पॉइंट इज परफॉर्म रिपीटेडली टास्क। अगर हमें एक टास्क है जो बार बार करने को दिया जा रहा है, लाइक सेम उसके स्टेप्स हैं, बस आपने थोड़ी सी लाइक कह लें कि आपने उसमें चेंजेस लानी है हर बार में, तो एक इंसान बोर हो जाता है वो कर करके। एक रिपीटेडली टास्क है तो क्यों ना हम उसका एक कोड लिख के रख लें और वो बार बार जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता जाए। अच्छा, आप लोग अगर देखें, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पढ़ी है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का। लूप्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रेपिटेडली कोड होता है जो हमने एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम लूप के अंदर डाल देते हैं। लाइक चाहे आप उसको 1000 टाइम्स लाएँ या 1 लाख टाइम्स लाएँ या फिर 1 मिलियन टाइम्स लाएँ, उसमें उस एक टास्क को जस्ट हमने 2 लाइन का कोड लिख दिया और वो उसको परफॉर्म करता रहेगा। सेम चीज़ जो है अगर हमारी कोई मैनुअल टेस्टिंग है, जो कि हमने रेपिटेडली परफॉर्म करनी है, उसको हम अ ऑटोमेट करके रख लेते हैं, ताकि वो हमें उसकी जब भी रिक्वायरमेंट हो हम जस्ट उसको एग्जीक्यूट करें और वो हमें उसके रिजल्ट्स दे दे। ओके।
सो द थर्ड पॉइंट इज मोर बग्स लेस टाइम। सो हमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बग्स मिल सकते हैं। इस पॉइंट का लिंक ऊपर वाले पॉइंट से है कि हम जितनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे और हमें उतने ज़्यादा जो है वो बग्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करूं तो एक क्यूए के लिए क्यूए के लिए उतना अच्छा होता है जितने ज़्यादा वो बग्स फाइंड आउट करता है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एज ए क्यूए बग्स निकालेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है कि हम सिस्टम को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड द रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का लिंक भी यही है कि रिपीटेडली टास्क एक चीज़ को आपने अगर बार बार यूज़ करना है, आप उसको एक बार पीस ऑफ कोड बना के रख लें उसकी टेस्टिंग का, और देन आप उसको यूज़ कर सकें। एंड हायर टेस्ट कवरेज से मुराद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस लिख सकते हैं और अपनी कवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमेशन इंजीनियर है, वो हर स्प्रिंट के एंड में जो है वो एक 10 या 50 टेस्ट केसेस को मैन्युअली एग्जीक्यूट करता है। तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो नए टेस्ट केसेस बना सके। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन को लेकर चलें कि अगर हर एक ऑटोमेशन इंजीनियर हर हफ्ते 10 या 20 टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करके रख लेता है, तो उसके 2 महीने में, 3 महीने में एंड सो ऑन उसकी एक अच्छा नंबर ऑफ जो है वो टेस्ट कवरेज उसकी हो जाएगी। लाइक हो हो सकता है वो 500 600 टेस्ट केसेस ऑटोमेट करके रख ले और हम अपनी एप्लीकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉड्यूल्स को कवर कर सकें। तो इससे हमारी क्या होगा, टेस्ट कवरेज बढ़ेगी। ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट भी है कि हमें अगर एक टेस्ट केस है, हमने 100 या फिर 1000 ऑफ टेस्ट केसेस हमने एक बार लिख के रख लिए हैं और हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट देम बाय वन क्लिक। हमने एक क्लिक परफॉर्म करना है और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू कि मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा एंड कि जस्ट बेसिक और ग्राउंड लेवल पे रह के ये सेशन कंडक्ट किया गया। एंड इसमें मैं आपको अगर कॉस्ट एफिशिएंट की एक एग्जांपल दूं कि एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास ऑटोमेशन इंजीनियर है, उसने 1000 टेस्ट केसेस ऑटोमेट करके रख दिए एंड उसने उसको गिट के सॉरी CI/CD पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कर दिया एंड और वो छोड़ जाता है। ठीक है, अब कंपनी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको उन टेस्ट केसेस की मेंटेनेंस के लिए कोई बंदा हायर नहीं करना। तो जस्ट वन क्लिक के ऊपर कोई भी उसके ऊपर CI/CD पाइपलाइन पे जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इससे हमारी कॉस्ट भी बचती है कि हमें लाइक मैनुअल टेस्टर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। वो अदर वो अलग बात है कि हमें उसकी मेंटेनेंस के लिए या फिर अगर और टेस्ट केसेस ऐड करने हैं तो हमें टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा सवाल था। मैंने स्लाइड्स में देखा है कि काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कब स्टार्ट की है। अच्छा, ऑटोमेशन टेस्टिंग के जहाँ प्रोज़ हैं, वहाँ पर कॉन्स भी हैं। फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग वहाँ पर की जाती है जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टेबल हो। ये नहीं है कि आपने एक एप्लीकेशन जो है वो अ, आपने स्क्रैच से बनाना स्टार्ट की है और उसके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं। आज एक चेंज आया, नेक्स्ट वीक प्रोडक्ट टीम की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि यार ये नहीं, ये वाला एलिमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो अगर तो एप्लीकेशन स्टेबल नहीं होगी, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड में जो हमने एक टॉपिक कवर ये पॉइंट कवर किया, कॉस्ट एफिशिएंट। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो अ, हमें ऑटोमेशन का फ़ायदा कॉस्ट एफिशिएंट में नहीं होगा, क्योंकि अगर एक टेस्ट केस एक पेज के ऊपर टेस्टर ने 1 वीक लगा के उसके केसेस ऑटोमेट किए हैं और नेक्स्ट वीक में वो पेज चेंज हो जाता है, टोटली उसके लोकेटर्स हैं या उसकी पोजीशनिंग है वो हिल जाती है, तो वो हमारे सारे टेस्ट केसेस टेस्ट स्क्रिप्ट्स ब्रेक कर देंगे। तो हमें उसको स्क्रैच से फिर से लिखना पड़ेगा। तो और एप्लीकेशन शुड बी स्टेबल एंड सेकंड पॉइंट इज टेस्ट केस रेपिटेशन, कि हमारी अगर कोई ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको भी उसको ऑटोमेट हमें करके रख लेना चाहिए। एंड as as I told you that I can assume you all are aware from these testing type. So
रिग्रेशन टेस्टिंग का सबको पता होगा। रिग्रेशन टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट परफॉर्म की जाती है टू चेक द रिपल इफेक्ट, कि हमने इस करंट स्प्रिंट के अंदर अगर कोई चेंज आया तो उसने हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स को तो ब्रेक नहीं किया। अब इससे ये जाहिर होता है कि एग्जिस्टिंग फीचर्स मीन के वो पहले के लिखे जा चुके हैं, वो पहले के फीचर्स बिल्ड हो गए हैं, ऑब्वियसली उसके टेस्ट केसेस भी बन चुके होंगे। तो हमें जब उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो उसको हम ऑटोमेट करके रख सकते हैं टू सेव और टाइम। मैं आपको जैसे अपनी एग्जांपल दूँ तो मैंने 2 years अगो अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में दे आर स्पेंडिंग अराउंड 3 to 4 days टू एग्जीक्यूट देयर रिग्रेशन शीट। तो उनको अपनी रिग्रेशन शीट एग्जीक्यूट करने में 4 days लग रहे थे। तो मैंने एंड मेरे एक टीम लीड थे, उन्होंने मिलके हमने एक ऑटोमेशन का स्विच बनाया एंड उसको ऑटोमेट किया एंड वी हैव रिड्यूस्ड दैट टाइम फ्रॉम 3 to 4 days टू फ्यू आवर्स ओनली। लाइक जो जो काम वो 4 दिन में कर रहे थे वो हमने 4 से 5 घंटे में हम उनको रिपोर्ट जनरेट करके दे देते थे। उसका फ़ायदा ये भी होता था कि हमें जब भी रिग्रेशन परफॉर्म करनी होती थी, हम जब जस्ट एग्जीक्यूशन पे लगाते थे और हमें कुछ देर के बाद जो है उसकी रिपोर्ट मिल जाती थी। एंड एंड उस टाइम को एक मैनुअल टेस्टर या फिर अदर टेस्टर किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं या वट एवर नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग है उसके अंदर उसको कवर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट पॉइंट सफिशिएंट टेस्ट डाटा। वी शुड हैव सफिशिएंट टेस्ट डाटा। लाइक एक केस है, अगर उसमें हमें इनपुट परफॉर्म करनी है, लाइक हमें एक फॉर्म टेस्ट करना है, एक फॉर्म के अंदर हंड्रेड ऑफ फील्ड्स हैं, तो आपके पास उसका डाटा अवेलेबल होना चाहिए जो आपने जिसकी बेस पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आपको वो डाटा जनरेट करने में टाइम लगेगा। सो आपके पास ये डाटा भी होना चाहिए जिसकी बेस पे आप ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर रिक्वायरमेंट्स। एंड ये भी अपने नाम से ज़ाहिर है कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस देखा जाए तो अगर एक टीम है उसके अंदर मैनुअल क्यूए इंजीनियर है एंड ऑटोमेशन क्यूए इंजीनियर है, सो ऑटोमेशन क्यूए इंजीनियर को ऑल द स्टेप्स जो हैं वो रिटर्न प्रॉपर्ली मिलने चाहिए एंड उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिलना चाहिए। बाज़ का क्या होता है, ऑटोमेशन इंजीनियर को हायर कर लिया जाता है और उसको कहा जाता है यार इस फ्लो को ऑटोमेट करो। तो जब तक उसको स्टेप्स नहीं पता होंगे एंड जब तक उसको उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं पता होगा वो उसको ऑटोमेट नहीं कर सकता। सो आपको क्लियर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अपने जो है जिस चीज़ को आप ऑटोमेट करने जा रहे हैं। मुझे मेरे एक टीचर ने बात कही थी जब मैं इंटर में था कि कंप्यूटर इज़ अ वेरी डम्ब मशीन, ठीक है? कि वो इतनी डम्ब है कि उसको एक-एक स्टेप बताना पड़ता है। यार अब ये परफ़ॉर्म करो, अब ये परफ़ॉर्म करो। तो इसी तरह सेम वे में टेस्टिंग में हमें उसको स्टेप्स बताने पड़ते हैं। लाइक हम अगर लॉगिन फ्लो की एग्ज़ाम्पल लें कि हम उसको कहेंगे पहले आप इस वेबसाइट पे नेविगेट करो, देन आप लॉगिन बटन पे क्लिक करो, देन आप यूज़र नेम डालो, फिर पासवर्ड डालो, फिर क्लिक करो, फिर ये देखो कि लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें एज़ ए ह्यूमन हमें नहीं बतानी पड़ती लेकिन हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ती है। सो जब तक हमें क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं होंगी हम उस चीज़ को ऑटोमेट नहीं कर सकते। एंड द टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी, सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। लाइक इफ यू हैव अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट एंड इफ यू हैव अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, व्हाटएवर, हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कौन सी एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। लाइक कुछ कंपनीज है वो मैनुअल टेस्टिंग के लिए अलग एनवायरनमेंट होता है एंड उनका रिग्रेशन के लिए अलग होता है। सो इट टोटली डिपेंड कि आपका एनवायरनमेंट रेडी हो एंड वो सर्वर और डेटाबेस के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो एंड उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह ना आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोजेक्ट साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपका अगर प्रोजेक्ट का साइज क्या है एंड उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ऑटोमेशन टेस्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। लाइक ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करूँ, तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन हम एज़ सच मे बी कुछ टूल्स हों, मेरे नॉलेज के मुताबिक हम लोग लाइक कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसके अंदर परफॉर्म करें।
एपीआई टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेट की जा सकती है, लेकिन एज ए यूआई एंड टू एंड टेस्टिंग जो है वो गेमिंग के अंदर नहीं परफॉर्म की जा सकती, क्योंकि उसके अंदर आपकी यूआई फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती है, हर मूव के ऊपर चेंज हो रही होती है। तो अग- अगर मेरी पेस फास्ट लगे तो बता दीजिएगा, आई विल स्लो डाउन। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड एज। अब पॉइंट आ जाता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कहाँ कहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है। स्वॉप टेस्टिंग, आप लोगों को पता है कि स्वॉप टेस्टिंग किस लिए परफॉर्म की जाती है? टू टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। एंड जब हमें ये देखना हो कि यार हाँ, हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टेबल है, उसके मेन मेन फीचर सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक फायदा बताता हूँ, लाइक एक एक यूज केस बताता हूँ। आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि लाइक उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और आपकी स्प्रिंट जा रही है, लाइक 2 वीक की स्प्रिंट है। तो आपने तो उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग है जो भी है वो आपने 2 वीक के बाद करनी है। लेकिन अगर आपका एक स्मोक रन बना हुआ होगा लाइक 20 या 30 टेस्ट केसेस का, और आपने उसको ऑटोमेट करके भी रखा हुआ है, और आपने उसको एक क्राउन जॉब के थ्रू आप डेली एग्जीक्यूट करवाते हो, जिसमें आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि यार मेरे ये फीचर हैं, ये ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो आपको डेली बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन की रिपोर्ट मिलती रहेगी कि कोई कोई फीचर है वो सर्वर की वजह से या कोई यूआई की वजह से ब्रेक तो नहीं हुआ। तो हम अपने स्मोक टेस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड देन as I discussed you earlier that we can also test it as a regression testing। हम regression testing को भी अपनी automation testing के थ्रू कवर कर सकते हैं। एंड यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग का हमारा जो है कॉन्सेप्ट यही है कि ये डेवलपर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इट डिपेंड कि आप की कंपनी में अगर मोस्टली एस्टेट्स जो होते हैं वो भी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, कोड लेवल पे जाके हम टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड एक फॉर एग्जांपल एक हमारा फंक्शन है, हमने उसकी आउटपुट देखी है, तो हम उसके ऊपर वेरिफिकेशन करेंगे यार ये सही आउटपुट हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। So let's move fastly due to the shortage of time. So here is the process of automation. Define scope, हम डिफाइन करते हैं स्कोप कि हमने क्या टेस्ट करना है, एंड कौन कौन से टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना है। देन टूल सिलेक्शन, द टूल सिलेक्शन के ऊपर मेरी एक और स्लाइड है आगे। हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी आईडी चूज करेंगे, आया इंटेलिजे है, वीएस कोड है या इक्लिप्स है, एंड लैंग्वेज कौन सी चूज करेंगे, और इसके अंदर हम कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर लेके टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, एंड देन एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो उसकी जैसे हमें रिपोर्ट मिल जाती है। So here are the some components of the automation testing. So these are the basic components which is used in automation testing. First of all is DOM, locators, actions, assertion and reporting। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से खुद फाइंड आउट किया है कि ये बेसिक कह लें कि एलिमेंट्स हैं जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। So what is DOM? DOM basically a document object model, and DOM present a HTML document with a logical tree। आपने देखा होगा जब भी एक हम अगर वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर एक ना एक सॉरी HTML का जो है वो एक कोड होता है जो कि उसको लाइक उस HTML कोड के साथ एक CSS इंटीग्रेट होती है जो कि उसको प्रेजेंट कर रही होती है। तो जो हमारा HTML कोड होता है उसको हम अगर ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो उसको ये एक हायरार्की की फॉर्म में होता है, एक ट्री की फॉर्म में होता है। तो हम इस पूरे को डॉम कहते हैं, जो जो हमारा उस पेज का ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। लोकेटर्स, लोकेटर्स आर द वे टू आइडेंटिफाई एचटीएमएल एलिमेंट ऑन द वेब। हमने जैसे कि ये देखा कि मैं अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं, तो मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर है लाहौर की, ठीक है, तो लाहौर बेसिकली एक लोकेटर है। मैंने अगर किसी को यूएस में बैठ के पार्सल भिजवाना है लाहौर में, तो मैं उसको एक लोकेशन देता हूँ। आजकल तो सबको पता है मैप होता है, मैप के अंदर एक पिन लोकेशन है। तो एक एक पॉइंट होता है, हमें भी ये पता है कि अर्थ जो है हमारी वो लैट लॉन्ग्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। तो हर जो एक जमीन का टुकड़ा है वो एक
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डोनेट करता है, डिनोट करता है। तो इसी तरह से जो हमारा मैंने आपको डॉम बताया है, डॉम के अंदर मैं किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको मैं अगर अ देखना चाहूँ तो वो मैं उसको किसी न किसी तरीके से लोकेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक डेमो के लिए अर्थ के ऊपर लोकेशंस बनाई हुई हैं, तो मैं अगर एक पिन पॉइंट है लाहौर को मैं पिन पॉइंट कर देता हूँ कि ये लाहौर की लोकेशन है। सो इसकी मैं अगर हायरार्की बनाऊँ तो क्या बनेगी कि बड़े-आज़म एशिया के अंदर एक मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पंजाब, देन पंजाब के अंदर एक सिटी है लाहौर। तो अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो ये एक बेसिकली लाहौर उसका लोकेटर है। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। हम अगर एसपीए सर्कल की वेबसाइट को देखें और इसके अंदर हम अगर जॉब्स के पेज पे नेविगेट करें और यहाँ पर हमने हमें ये तो प्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर ऊपर लाइक इसकी बड़ी प्यारी-सी रिप्रेजेंटेशन है, जॉब्स लिखे हैं, नीचे ब्रेड क्रम्ब्स में एसपीए सर्कल एंड जॉब्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम डॉम में इसकी एक्जिस्टेंस देखें तो वो बेसिकली यहाँ पर एच3 टैग के अंदर है। अगर किसी ने एचटीएमएल पढ़ी है या फिर अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर का किसी को आइडिया है तो वो देख सकता है कि बेसिकली ये जॉब्स वर्ड कहाँ से आया है। ये कोड लिखा हुआ था। ये सॉरी एचटीएमएल है जिसके अंदर से ये हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ एक्शन। तो एक्शंस जो है वो हमारी ऑटोमेशन के अंदर बड़े अहम किरदार अदा करते हैं कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें अपने लाइक हम अगर मैनुअली देखें, तो हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन खोलते हैं और लाइक एक मैंने जॉब्स अगर हम इसी टेस्ट केस को ले रहे हैं कि आपने जॉब्स पे क्लिक करना है और देखना है कि जॉब्स का पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब हमने जॉब के ऊपर क्लिक किया, तो एक ये क्लिक एक एक्शन है या हमने कोई स्क्रॉल किया, तो स्क्रॉल एक एक्शन है, ठीक है? तो हम या हम कोई भी तरह का एक्शन परफॉर्म करके अपनी जो है टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड असर्शन असर्शंस क्या है? असर्शंस बेसिकली जो है वो वैलिडेशंस या वेरिफिकेशन है, जो कि हम अपने ऑटोमेशन के अंदर लगाते हैं। अगर हम मैनुअल टेस्टिंग के अंदर बात करते हैं कि हमने एक टेस्ट केस डिस्कस किया है कि हम देखें कि एसपीएस सर्कल के पेज पे जॉब्स के ऊपर क्लिक करें तो वो जॉब्स पे नेविगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो असर्शन हम इस बेस पे लगाएँगे कि भई जॉब जो है वो टाइटल शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइटल का पेज उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन, हमें उसको एक-एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो मैं कंप्यूटर को ये बता रहा हूँ कि भई अगर तुम्हें जॉब्स के ऊपर क्लिक करने से जो एच3 है, जो हेडिंग 3 है, उसके ऊपर जॉब्स का कीवर्ड मिल जाता है, तो इट्स मीन के तुमने टेस्ट केस को पास कर देना है। अगर वो नहीं मिलता तो तुमने टेस्ट केस को फेल कर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। आप ऑटोमेशन लिख लेते हैं, आपने बड़ी अच्छी लॉजिक्स लगा दी एंड यू आर कह लें कि आपने बड़ा आप जीते हैं, आपने सारा काम कर लिया और आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इतनी जानदार नहीं है। आपकी रिपोर्ट में पता ही नहीं चल रहा कि यार आपने बेसिकली कौन से टेस्ट केस को ऑटोमेट किया है, कौन-कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए हैं और उसमें कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। हमने अपने स्टेक होल्डर्स को अक्सर ये चीज़ दिखानी होती है, अपने मैनेजर्स को, अपने सीटीओज़ को, तो रिपोर्टिंग का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो इसमें मैं आपको एडवांस अगर सेशंस वगैरह हम इंशाल्लाह एसके सर्कल के थ्रू कंडक्ट करवाएँगे, तो रिपोर्टिंग का बताऊँगा कि कौन-कौन सी रिपोर्टिंग की लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कोड में जो आजकल वो एक्सटेंड रिपोर्ट यूज़ करता हूँ टू शो माय कह लें कि जो मैंने ऑटोमेशन परफॉर्म की है उसका रिजल्ट शो करने के लिए। सो हियर आर द फ्यू बेनिफिट्स। ये सारे वही हैं कि रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, सिंप्लीफाई टेस्ट केस एंड टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा देते हैं एंड इंक्रीज टेस्ट केस कवरेज। सो ये एक स्लाइड है जो कि मैंने टूल सिलेक्शन के ऊपर ऐड की थी टू चेक द ऑडियंस क्वेश्चन कि आप लोग कौन सा टूल चूज़ करें। ये चीज़ बहुत मैटर करती है।
लाइक आप अगर एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने जा रहे हैं तो जो टूल सिलेक्शन है वो आपकी बहुत बहुत मैटर करती है। लाइक आप टाइम लें, रिसर्च करें कि मैंने कौन सा टूल चूज करना है, ना कि कोई एक टूल जिस पे आपको काम आता है उस पे आप शुरू हो जाएं। इसका नुकसान ये होगा क्योंकि एवरी टूल हैज इट्स ओन लिमिटेशन। आप कहीं पर जाके 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप फंस जाते हैं और आप वहां जाके डिसीजन लेते हैं कि यार ये तो मैंने गलत टूल चूज कर लिया, अब मुझे दूसरे टूल पे जाना है। इससे आपकी और कंपनी की कॉस्ट और जो है वो टाइम और दोनों वेस्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन टाइप एंड टेक्नोलॉजी स्टैक, कंसीडर एप्लीकेशन टाइप एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, लाइक रिएक्ट है या फिर व्हाटएवर कोई और फ्रेमवर्क है, तो यू शुड चूज साइप्रस। लेकिन आपने उसमें ये भी देखना है कि यार साइप्रस की कुछ लिमिटेशन है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर चल भी जाएंगी तो लाइक आपकी एप्लीकेशन उनको बियर कर लेगी कि नहीं करेगी। अब साइप्रस के भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ सेलेनियम के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपने टाइम को देखना है, कॉस्ट को देखना है, एंड अपनी जो है टीम के स्किल सेट को देखना है, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए बेशक आप 1 वीक नहीं 2 वीक लें टूल सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन एक जब आप प्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी और ऑटोमेशन जो है वो बड़ी अच्छे वे में आगे जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, एक टीम है उसने टेस्ट केस राइटिंग स्टार्ट कर दी है सेलेनियम के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको आते ही सेलेनियम है, एंड 2 महीने बाद जाके उनको क्रॉस ब्राउज़र जो है वो टेस्टिंग या फिर कोई और वे में है वो टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ जाती है, जो सेलेनियम सपोर्ट नहीं करता। तो फिर क्या होगा, वो फिर से उस टीम ने क्या किया, उसको साइप्रस पे लेके स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह कंपनी की एंड एम्प्लॉइज दोनों की कॉस्ट एंड टाइम दोनों ज़ाया होते हैं। एंड टूल सिलेक्शन के ऊपर आई थिंक जो है वो अच्छी खासी रिसर्च करके और टाइम स्पेंड करके उसको डिसीजन लेना चाहिए। सो हियर इज द डेमोन्स्ट्रेशन साइट। जैसा कि मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की, एक टेस्ट केस डिस्कस किया कि हम करेंगे क्या, एक एसपी सर्कल की वेबसाइट पे नेविगेट करेंगे और देखेंगे कि भाई जॉब्स का पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। ये जस्ट एक कह लें कि बेसिक लेवल का कोड है। मैं आपको उसके थोड़े से कह लें कि आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो बता देता हूँ। मैंने इसके अंदर जो एक जावा को चूज़ किया है और सेलेनियम को चूज़ किया है, और मैं इसके ऊपर मेवन को लेके चल रहा हूँ। मेवन के अंदर हम क्या करते हैं, मेवन प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं और यहाँ पर हमने जो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। लाइक मैंने इसके अंदर टेस्ट एनजी यूज़ किया है। ये फिर अगेन आई एम टेलिंग कि ये एक बहुत बेसिक लेवल का सेशन है। आगे जाके अगर हम एडवांस सेशन पे जाते हैं तो ये सारी जो डिपेंडेंसीज क्या होती हैं और ये मैंने टेस्ट एनजी क्या होता है एंड बोनी गार्शिया क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। लेकिन जस्ट अभी आप इसको एक अगर कड़वा कोड समझ के कह लें कि निकल दें, ठीक है। मैंने इसके अंदर सेलेनियम यूज़ किया और टेस्ट इंच यूज़ किया। बोनी गार्शिया मैंने, आई नो हमारे सेशन में ऑडियंस में ऑटोमेशन इंजीनियर्स भी हैं और माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे। बोनी गार्शिया जो है वो बेसिकली वेब ड्राइवर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था बिफोर दैट कि आपने, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कोड को एक एग्जीक्यूट करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। जैसे कि हम गाड़ी चलाने के लिए हमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसका कोड को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, और हर ब्राउज़र का अपना-अपना ड्राइवर होता है। और अगर हम देखें कि क्रोम के लिए जो है वो क्रोम ड्राइवर यूज़ किया जाता है, फायरफॉक्स के लिए गेको ड्राइवर यूज़ किया जाता है एंड सो ऑन। तो पहले क्या होता था, हमें हर ड्राइवर की जार फाइल होती है, वो ऐड करनी पड़ती थी, देन उसमें जाके एग्ज़ीक्यूशन होती थी। तो बोनी गार्शिया ने क्या किया, बोनी गार्शिया की जब हम डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, तो हम अपने टेस्ट केस में जाके जस्ट हमने
वेब ड्राइवर मैनेजर, और हमें उसको बताना होता है यार कौन से आपने ब्राउज़र के ऊपर रन करना है। ठीक है? ये जस्ट मैंने दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। जस्ट मैंने क्या किया, एक अपना टेस्ट स्टार्ट किया और उसके अंदर पहले मैंने वेब ड्राइवर सेटअप करवाया, फिर जहाँ पर मैंने उसको इनिशियलाइज़ करवाया, एंड जहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट गेट की कमांड यूज़ की जाती है सेलेनियम में। आपने जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना है, तो उसके ऊपर नेविगेट करके ये मैंने एक लोकेटर, अच्छा एक्सपाथ, फिर ये मोर एडवांस टॉपिक बन जाता है कि लोकेटर्स के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सपाथ जो चूज़ किया है, एक्सपाथ एक लोकेटर की टाइप है, ठीक है? जिसकी बेस पे हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करते हैं। मैंने कहा है कि भई इस लोकेटर पे जाओ एंड उसके ऊपर क्लिक परफॉर्म करो, एंड एक्चुअल टाइटल का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें उसका टाइटल गेट किया है और उसको असर्शन लगाई है, यहाँ पर मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने टेस्ट केस एग्ज़ीक्यूट किया है, उसकी हम थोड़ी-सी मैनुअल एग्ज़ीक्यूशन देख लेते हैं। अ, लाइक पहले मैं क्या करूँगा, इसके सर्कल पे नेविगेट करूँगा, देन जॉब्स पे क्लिक कराऊँगा, फिर मैं ये देखूँगा कि ये जॉब्स का इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर गया और मैंने अपना टेस्ट को जस्ट रन किया। अब इसने एसक्यू सर्कल के ऊपर नेविगेट किया एंड अब जॉब्स पे क्लिक करके उसने टेस्ट केस मेरा पास कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसके साथ रिपोर्टिंग इंटीग्रेट नहीं की, हम एडवांस टॉपिक्स में जाके इसके साथ रिपोर्टिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी एक पीडीएफ के फॉर्म में जो है वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये एक इसको एक स्ट्रिंग पास की थी, जिसकी वेरिफिकेशन हमने ये की थी कि जॉब्स का वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इस टेस्ट केस को फेल करके दिखाता हूँ। मैं इसको कैरियर कर देता हूँ और जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा कि उसको उस जगह पे, उस लोकेटर पे जो है वो जॉब्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने एक पार्सल शिप किया है यूएस से, और मैंने उसको लाहौर की पिन लोकेशन दी है, लेकिन वो इस्लामाबाद में नेविगेट कर गया। इट्स मीन कि मेरी पिन लोकेशन जो थी वो मैंने या तो पिन लोकेशन ठीक नहीं दी, या जो मैंने उसको शहर का नाम नहीं ठीक बताया, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप ये देखें, इसने मुझे एरर दिया है, असर्शन ने एक एरर थ्रो किया है कि एक्सपेक्टेड था हमारा कैरियर, कि मुझे कैरियर मिलना चाहिए था, लेकिन असल में उसको जॉब्स मिला। तो ये हमारा इसने टेस्ट केस फेल कर दिया। तो ये मोर एडवांस टॉपिक्स हैं कि इसमें लिसनर्स होते हैं कुछ, कि हमारा टेस्ट केस फेल हुआ है, तो हमारी रिपोर्ट को कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्ट केस फेल हुआ है। तो एक लिसनर्स होते हैं जो कि लिसन करते हैं कि अगर टेस्ट केस फेल हुआ है तो इसकी बेस पे हमने क्या करना है, पास हुआ है तो इसकी बेस पे हमने क्या क्या करना है। तो दिस इज सैंपल कोड, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसको लेके भी आप लोग चल सकते हैं टू प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। Okay. So this is the demonstration and this is the learning path। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं एंड आई होप कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कवर हो जाएंगे। कि काफ़ी ऑडियंस ने सवाल किया है कि हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं। कुछ हैं जो कि अभी एज ए मैनुअल के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ हैं जो कि अभी स्क्रैच से पार्ट बनना चाहते हैं ऑटोमेशन टीम का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर किसी को ये कहता हूँ, ये सजेशन देता हूँ कि आपका जो शौक है ना, इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है देन आप इसमें हैं, अगर नहीं है तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप इसके अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। अगर तो आपको शौक है, बजाय इसके कि आप कोई ना कोई टूल पे, सेलेनियम पे या साइप्रस के ऊपर हाथ साफ करें, आप पहले अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो आप इस ऑटोमेशन की फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियर इज कह लें कि सॉर्ट ऑफ द डेवलपर। ठीक है, डेवलपर जो होता है बैक एंड या फ्रंट एंड है, उसके बाद फिर भी थोड़ा सा उसकी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होता है, लेकिन जो ऑटोमेशन इंजीनियर है ना, उसमें
हाँ, हमारी फील्ड में ये होता है हर 2 ईयर से ये 3 इयर्स के बाद आप अगर एक ही कंपनी में हो तो आपके प्रोजेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। या फिर आपके प्रोजेक्ट चेंज नहीं होते तो आप कंपनी चेंज कर लेते हो। तो आपको एक डिफरेंट टेक स्टैक के ऊपर खेलने का काम मिलता है। तो आप जो ऑटोमेशन होता है वो डेवलपर से ज़्यादा कह लें कि उसको एक ब्रॉड माइंड और लॉजिकल माइंड होना चाहिए क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ों के साथ कैटर करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप सीखें एंड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप फोकस करें। देन कोई भी लैंग्वेज लर्न कर लें। आपने अगर डाटा स्ट्रक्चर की या फिर लैंग्वेज लर्न कर लें, उसी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर को सीखें, लाइक जावास्क्रिप्ट है या जावा है, जो भी आप करें और उसी की प्रैक्टिस करें डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर एंड देन उसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख लें। फ्रेमवर्क लर्न करना बहुत आसान है। आई थिंक इट इज़ अ पीस ऑफ केक, ठीक है? आपकी अगर प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है, तो आप कोई भी फ्रेमवर्क इजीली लर्न कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो इसके अंदर अच्छा आप किसी भी ऑटोमेशन में जाएँ, साइप्रस में जाएँ, सेलेनियम में जाएँ, जो लोकेटर फाइंडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी एक एडवांस टॉपिक है कि लोकेटर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप जैसा कि मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। बाय आईडी होता है, बाय एक्सपाथ होता है, बाय सीएसएस सिलेक्टर होता है एंड बाय क्लास होता है। तो लोकेटर को फाइंड कैसे करना है, लोकेटर्स को बनाना कैसे है और आजकल लोग क्या करते हैं बिल्ट इन जो है वो एक्सटेंशंस यूज़ कर लेते हैं लोकेटर्स को बिल्ड करने के लिए, लोकेटर बनाने के लिए। वो बेशक आपको लोकेटर फाइंड करके दे देती है, लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती कि आप खुद से लोकेटर को वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोकेटर बनाया एक किसी न किसी पेज पे, ठीक है? और उसकी क्लास आपने आज एक्स-वाई-ज़ेड डाल दी, कल को वो क्लास चेंज चेंज हो जाती है। क्योंकि कुछ डॉम के एलिमेंट्स हैं वो डायनामिक होते हैं, वो डेली बेसिस पे कह लें कि भैया हर रीलोड के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। तो आपका लोकेटर ऐसा होना चाहिए जो कि जो है जिसके अंदर फ्लेकीनेस ना हो, ठीक है? और वो हर बार एग्ज़ीक्यूट हो जाए। और जो मेरी सजेशन है फॉर द बिगिनर्स वो यही है कि सेलेनियम विद जावा जो है उससे आप स्टार्ट लें। ये आप कर लेंगे फिर आप बेशक जो है जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएँ एंड जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क हैं लाइक साइप्रस है, प्लेराइट है, नाइटवॉच है उसको आप लेके चलें एंड आगे अपने ऑटोमेशन को एक्सेल कर सकते हैं। एंड हियर आर अ फ्यू टिप्स कि अगर आप एज़ ए मैनुअल पे काम कर रहे हैं या व्हाटएवर आप जिस भी इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं और आप अगर अपना अ पाथ जो है अपना करियर ऑटोमेशन के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो स्पेयर योर 1 और 2 आवर डेली उसमें आप ऑटोमेशन लर्न करें। ऑटोमेशन लर्न करने से है मुराद कि आप अपने गोल सेट कर लें कि मैंने 1 वीक के अंदर पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है और कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी है एंड देन मैंने आगे मूव करना है। तो इसमें कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत मैटर करती है एंड आई होप इंशाल्लाह यू विल अचीव योर टारगेट इन 1 और 1.1 1.5 मंथ। ट्राई टू एंड आप अगर कुछ ना कुछ ऑटोमेशन के बारे में सीख जाते हैं, तो सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता। सिर्फ लूप सीखने से या कोई भी वेरिएबल या भी कोई डमी वेबसाइट को ऑटोमेट करने से कुछ नहीं होगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें उसके ऊपर ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करें और वो अपने जो आपके पीयर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके जो हायर मैनेजमेंट है उसको दिखाएँ और एंड अपनी स्किल्स को शोकेस करें क्योंकि आप अपने स्किल्स को शोकेस नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई हम लोग क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? एंड इम्प्रूव योर लॉजिक मेकिंग स्किल्स। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हैकररैंक एक प्लेटफ़ॉर्म है, हैकररैंक के ऊपर अकाउंट बनाएँ और डेली आप अगर जब आप डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग को सीख जाएँगे तो आपको एक टास्क जो होता है वो चैलेंज की सूरत में आप उसको लेके चलें और उसको रिज़ॉल्व करें। लाइक वो आपको 2+2 2 नंबर को ऐड करने का पहले तो देंगे टास्क वो आप करेंगे देन आगे जाके आपकी टास्क की डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी एंड आप जो है वो ऑटोमेशन के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रो होते जाएँगे और इससे आपकी लॉजिक और स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी।
ऑटोमेशन इज जस्ट नॉट कह लें कि मतलब कि पीस ऑफ केक इतना भी नहीं है कि आपने जस्ट एक्शन परफॉर्म करने हैं, क्लिक करने हैं और या आपकी ऑटोमेशन होगी। आपको कहीं पर काफ़ी पॉइंट्स पे आपको लाइक डिफरेंट चैलेंजेस आएँगे। लाइक आपको डाटा सेव करना है, फिर आप कहेंगे यार ये मैं अरेज़ में सेव करना पॉसिबल नहीं है, ये मैं हैश मैप में सेव कर लूँ या फिर हैश लिस्ट में सेव कर लूँ। उसमें आपकी लॉजिकल स्किल जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आप इसको परस्यू नहीं कर सकेंगे। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी टिप के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिया था इंटरनेशनल, तो उसके अंदर कह लें कि वो लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाते। वो लोग आपसे नहीं पूछेंगे यार वेब ड्राइवर क्या होता है या फिर एसएसएन क्या होती है। वो जस्ट आपकी लॉजिकल स्किल्स देखते हैं और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। अगर 2 बंदे हैं, उन्होंने ऑटोमेशन का कोड लिखा है, तो वो देखेंगे यार एफिशिएंट किसका है, जो कम स्पेस और कम टाइम ले रहा है। तो जब तक आप अपनी लॉजिक मेकिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप कह लें कि अच्छे एक ऑटोमेशन इंजीनियर नहीं बन सकते या फिर आप अच्छे इवन मैं तो कहता हूँ आप डेवलपर भी नहीं बन सकते। एंड हियर आर फ्यू लिंक्स के फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर सॉरी ये नहीं टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी के नाम से है। ये अगर आप देखेंगे इसमें आपको प्रॉपर लर्निंग पाथ मिलेंगे कि आपने अगर सेलेनियम में या साइप्रस के अंदर एक्सेल करना है तो पहले आपने क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले डाटा स्ट्रक्चर सीखें, देन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, देन आपको टूल सिखाएंगे। और ये फ्री वेबसाइट है और यहाँ से आप कोई भी ये देखें लर्निंग पाथ की ऑप्शन है और इसमें मैं अगर यूआई के अंदर जाना चाहता हूँ और जावास्क्रिप्ट या चलिए जावा में जाता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर साइप्रस का पाथ है, प्लेराइट का पाथ है। और मतलब ये देखेंगे 3 आवर्स एंड 58 मिनट। आप अगर इसको कंसिस्टेंसी के साथ देखते हैं तो आप अगर पहले अपनी लॉजिकल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको 1 या 2 वीक भी नहीं लगेंगे, आप साइप्रस के अंदर प्रो हो जाएंगे। तो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी जिसके अंदर ये लिंक्स हैं। और ये यूडेमी और कोर्सेरा ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आपके पास कुछ अच्छे पेड कोर्सेज हैं वो आप लें। और एक मेरी प्रो टिप ये है इसके अंदर कि आप अगर पेड कोर्सेज नहीं ले सकते तो यू कैन अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड एज वेल। तो उसके अंदर आप अपना रीजन लिखें, आपकी एड जो है वो अप्रूव हो जाती है विद इन 1 to 2 वीक और आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ जो है उस कोर्स को कर सकते हैं। एंड डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए ये एक चैनल है अपना कॉलेज के नाम से। बहुत अच्छी इसके अंदर बहुत अच्छी जो है ना डाटा स्ट्रक्चर के बारे में या कोई भी लैंग्वेज आप या सीखना चाहते हैं वो आपको इसमें पता चल जाएगी। And that's it from my side. And forum is open for the questions now. Thank you so much, Nabil, for sharing valuable insight with us. So now we are gonna start the second part of our session. Participants में से अगर किसी के questions हैं तो they can raise their hands. So I will allow them to unmute their mic. जी मोहम्मद जफर, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़फ़र। थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऊप है उसको मतलब एक स्पेसिफिक्स कोई टॉपिक जो है उसको हम कवर कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक उसको हम आपने सीखना है। ज़फ़र ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ऊप के जैसा कि आपको पता है कि ऊप जो है वो बेसिक पिलर्स हैं इसके, ठीक है, 4 इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन एंड जो इसके बेसिक जो पिलर्स हैं ना वो आप कवर कर लें विद विद द एग्जांपल। ठीक है, तो आपको
कह लें कि यही आपके लिए काफ़ी है। ऊप क्योंकि थैंक यू इसी पे सर। बेस करती है। यू वेलकम। एंड ये ये ज़फ़र ने जो सवाल किया है, मैं इसको अब बात चलूँ, चाहे आप 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए या आपका 20 ईयर का हो जाए, एक्सपीरियंस ऊप आपकी हमेशा चलती रहती है। इवन आप इंटरव्यूज़ लीड लेवल पे या एक प्रिंसिपल लेवल पे जाके भी देंगे ना, वो आपसे जो एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ऊप के कॉन्सेप्ट लाज़मी पूछती है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो एक फंक्शनल टेस्टिंग है और दूसरा नॉन फंक्शनल, तो मतलब कि जो एपीआई टेस्टिंग होती है, तो जी, जी। सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे इसमें? अच्छा, ये बेसिकली जो है ना, ये सेशन तो जस्ट एक ऑटोमेशन के बारे में नो हाउ के लिए था कि ऑटोमेशन बेसिकली है क्या और क्यों परफॉर्म की जाती है। तो इसके फॉलो अप सेशन जो है, या फिर एक एक प्रॉपर कोर्स आप अगर चाहेंगे, तो वो तो फिर एक प्लान करना पड़ेगा। वो आप ऑनलाइन भी कोर्सेज को अवेलेबल कर सकते हैं। ये जस्ट एक अवेयरनेस का सेशन था, या ऑटोमेशन के बारे में एक सेशन था। सही। सर मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है साइप्रस में, यूडीमी से मैंने कोर्स लिए हुए हैं। ग्रेट। तो नेक्स्ट जो है, अभी आपने जो सेलेनियम का बताया, जी, तो जी। इसके लिए कोई ट्यूटोरियल आप रिकमेंड कर देंगे? जी, ये जो मैंने स्लाइड्स में लिंक शेयर किया ना, इसमें एक हम्म। मैंने शेयर किया है, ये वाला टॉप पे, ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप। ये एक इंडियन ट्यूटर है, तो हम्म। इसने बड़ी अच्छी जो है ना अपनी कोर्सेज बनाए हुए हैं हर एक के ऊपर। आप अगर इसका सेलेनियम में देखना चाहें, तो ये देखें, सेलेनियम फॉर द बिगिनर्स, ठीक है? ये वाला आप सही। इसका सेशन देख लें, एंड आपको इंशाल्लाह जो है ना, इससे काफ़ी बड़े अच्छे वे में इसने एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब पे। थैंक यू सर फॉर योर। यू वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 495। ये नंबर है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ, तो काइंडली अपना नाम बता के अपना क्वेश्चन आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम होती हैं, और अब इसके अलावा मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर फोर्स अभी आपने कहा ना कि हमें जो है वो डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखना होगा एज अ ऑटोमेशन। लाइक हम ऑटोमेशन में सिंपल फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, तो उसके लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है कि लाइक वो जैसे सिंपल वही कंपल्सरी होती है, हमें डेटा डेटा स्ट्रक्चर को लाइक लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर में ना इतनी लाइक इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के ऊपर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका क्वेश्चन ये था कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट सेम होती हैं? मुझे थोड़ी जी जी। नहीं, थोड़ी इनका ट्राई क्वेश्चन करना। एक ये था कि जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है, और सेकंड ये कि डेटा स्ट्रक्चर्स ही क्यों चाहिए होते हैं हमें प्रोग्रामिंग इस अच्छा, ठीक ऑटोमेशन है। में। ठीक है। अच्छा, देखें, हम अगर जावा और जावास्क्रिप्ट की बात करें, ये तो बात ये हुई कि हम अगर अदर देन इसको देखेंगे, 2 लैंग्वेजेज़ हैं, इंग्लिश है एंड उर्दू है। तो दोनों का मकसद कम्युनिकेट करना है, लेकिन दोनों के सिंटैक्स और सिमेंटिक में फ़र्क होता है। बेसिकली लैंग्वेज बनती कैसे है? एक सिंटैक्स से और एक सिमेंटिक से बनती है। तो दोनों सेम लैंग्वेजेस नहीं है, दोनों, पहली बात ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लाइक कह लें कि ये 2 वेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है? जावा थोड़ी-सी पहले आई थी, जावास्क्रिप्ट उसके बाद आई थी, एंड ये ओन है। मतलब आप अगर बात करें कि लूप्स तो जावा में भी होते हैं, फिर आप कहेंगे कि लूप तो जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं, तो होते दोनों में हैं, दोनों का पर्पस सेम होता है, लेकिन दोनों का जो अ, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर फ़र्क होता है। दोनों के अंदर कह लें कि उनकी एग्ज़ीक्यूशन के अंदर फ़र्क होता है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि डाटा स्ट्रक्चर लर्न करना क्यों ज़रूरी है? अब आपने मुझे एग्ज़ाम्पल दी कि डेटाबेस है, तो डेटाबेस की हम अगर ऑटोमेशन की तरफ देखा जाए, आप अगर बात करेंगे कि हम डेटाबेस की ऑटोमेशन टेस्टिंग परफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसकी ऑटोमेशन के लिए भी आप अगर जावा का टूल यूज़ करती हैं, तो आ आपके पास एक लाइब्रेरी होती है जेडीबीसी कनेक्शन के नाम से।
जो कि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है। तो वो कि आप वो लाइब्रेरी जावा में ही बनी हुई है। अब आपने जावा के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट तो आप हो गए। अब आपने डेटाबेस से जो आपने डाटा फेच किया है, अब आपने उसके साथ प्ले करना है। आपने उसको अरे में रखवाना है, आपने उसको हैश लिस्ट में रखवाना है, और उसके साथ आपने उसकी मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए तो आपको डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होंगे ना। तो जब भी आपने किसी चीज़ के साथ मैनिपुलेट करना है, चाहे आप उसको अरे में लाती हैं, फिर उसके ऊपर लूप लगा के उसके अंदर आइटरेशन करती हैं, तो इट्स मीन कि आपको डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, तो आप उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर तो आप बात करती हैं खाली मैनुअल टेस्टिंग की, तो वो तो जस्ट आपको एक एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट होकर आप उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक है, और आई थिंक ये सबको आने चाहिए। Yes, sir, got it. Thank you so much. ये वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे फाइजा से, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने उनको माइक अलाउ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक तो ये पूछना था कि क्या हम मैनुअल सीखे बगैर मैनुअल का कोई एक्सपीरियंस लिए बगैर ऑटोमेशन पर डायरेक्टली आ सकते हैं? और ऑटोमेशन के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए? लाइक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए साइप्रस के लिए, जावा आनी चाहिए सेलेनियम के लिए, तो पाइथन वगैरह हम कहाँ पे यूज करते हैं फिर? और मैं हूँ तो सीएस ग्रेजुएट, लेकिन मेरा तो ऑटोमेशन मैनुअल का एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं डायरेक्टली अगर जंप करना चाहूँ ऑटोमेशन पर, तो मेरा रोड मैप होगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि हमें क्या मैनुअल सीखे बगैर, यस यू कैन ज्वाइन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डायरेक्टली एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। क्योंकि जैसे कि मैंने इसमें बात की कि आपने मेरी स्लाइड से ही देखा होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग है, सैनिटी टेस्टिंग है। ये तो जस्ट कह लें कि सैनिटी के या कह लें कि टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं। आपको अगर एज ए क्यूए इंजीनियर या आपने अगर ऑटोमेशन इंजीनियर ज्वाइन किया है, आपको अगर कोई मैनुअल क्यूए जो है वो स्टेप्स लिख के दे देता है, यार आपने इन स्टेप को ऑटोमेट करना है, तो जस्ट आपको कोई मैनुअल का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब अक्सर होता क्या है, जो अक्सर कंपनीज में ना हाइब्रिड क्यूएस चाहिए होते हैं, जो मैनुअल परफॉर्म भी करें और ऑटोमेशन भी करें। लाइक जो आजकल आजकल 50% प्रैक्टिस ये चल रही है कि अगर कोई स्प्रिंट स्टार्ट होती है, तो उसके स्टार्ट के अंदर हम मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, एंड एट द एंड उसी स्प्रिंट के कुछ केसेस को हम ऑटोमेट कर देते हैं। तो आप उसके अंदर आ सकती हैं डायरेक्ट, लेकिन फिर मेरे ख्याल से आपके लिए ना थोड़ा सा पाथ हो जाएगा नैरो डाउन के, सिर्फ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो टेस्टिंग है उसकी फील्ड के अंदर आपको आई थिंक जॉब थोड़ी हो जाएंगी लिमिटेड। लेकिन आ आ सकती हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है रुकावट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? लैंग्वेज का पूछा था मैंने, लैंग्वेज का कि हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि अब सेलेनियम है, ये आप जावा के साथ भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, और पाइथन के साथ भी कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मेरी एक स्लाइड थी टूल सिलेक्शन की, आप उसके ऊपर जाके देखेंगे कि आपको किसकी है रिक्वायरमेंट। लाइक पाइथन इज, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक पाइथन पे काम नहीं किया, मैंने जावा और जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम किया। तो पाइथन के जो एडवांटेजेस हैं, आई थिंक फास्ट है, उसकी कंपाइलेशन है, या फिर उसकी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना इज टोटली डिफरेंट। तो जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट पाइथन की है, तो वहाँ आप वहाँ पर पाइथन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दी कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसका फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट बेस है, रिएक्ट का है, या फिर कोई कोई और है, तो आप प्रेफर ये करें कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ उसको परसू करें। लेकिन आपकी अगर वो पाइथन के साथ कंपैटिबिलिटी है, तो आप उसको पाइथन के साथ लेके चल सकते हैं। सही, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। जी, नेक्स्ट रुमेसा, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। मैंने आपको माइक अलाउ कर दिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। एक्चुअली सर मैंने
10 साल का गैप हो गया सर। मेरी मैनुअल टेस्टिंग मैंने 2 साल की थी, उसके बाद 10 से 11 साल का गैप हो गया इन बिटवीन। अब आई एम नोवेयर, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद। तो मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई जस्ट जंप्ड इन। जैसे अभी ऑटोमेशन का क्लास हो रही है तो मैं उसमें भी हूँ, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। somebody recommend me to do ISTQB first and then go for this automation and all. Sir, kindly can you recommend how to start with? वालेकुम सलाम। ये तो थोड़ा सा आप कह लें कि एक करियर से रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसमें जो मेरी सजेशन है वो यही है कि मैंने जैसे कि स्लाइड्स के बीच में आपको बताया था कि जो शौक होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर एक एक बच्चा है उसका शौक ही नहीं है, लाइक प्रोग्रामिंग की तरफ उसका माइंड ही नहीं जाता। सॉरी जी। तो और कैन यू तो उसका अगर माइंड ही नहीं जा रहा, उसका शौक ही नहीं है, तो आई थिंक उसको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मेरा तो मशवरा ये है कि ISTQB इज़ वेरी गुड ऑप्शन, एंड आप ISTQB करें, और जहाँ पर आपने 10 साल पहले छोड़ा था, आप उसको अगर वहीं से लेके चलेंगी तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर फॉर यू। देन यू यू डिसाइड कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेशन की तरफ डेवलप होता है तो आप ऑटोमेशन की तरफ आएँ, वरना मैनुअल क्यूए पे ही कोई कहना कि बड़ी अच्छी फील्ड है, या फिर आपने जहाँ पर 10 साल पहले छोड़ा था आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकती हैं। Okay, thank you so much. यू आर वेलकम। जी, नेक्स्ट मोहम्मद जफर, आपको मैंने माइक अलाउ किया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या? मेरा क्वेश्चन है थोड़ा करंटली अभी जो है मैं कोर्सेरा से एक कोर्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर जी। डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो उसमें जो है ना SDLC डिजाइन हमने पढ़ा है, तो उनके मॉडल्स है वी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल। तो इसको हम प्रोजेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं? मतलब यहाँ से तो हमने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन इसको हम किस तरह जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट में? या ठीक है जफर, ये आई थिंक ये ऑटोमेशन से हटके है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो SDLC की जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, जिसकी बेस पे आप एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हो। लाइक ये डिपेंड करता है कि आपका अगर प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म है तो आप उसको, और उसके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं आने का चांसेस है, तो आप उसके अंदर वाटरफॉल को प्रेफर प्रेफर करते हो। अगर आप कहते हो यार मेरा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है, 1 साल का है, 2 साल का है, या चले 5 साल का है, और मैंने हर महीने के बाद चेंजेस लानी है, तो आप उसके अंदर एजाइल को यूज करते हो। तो लाइक एजाइल जो होती है वो इंक्रीमेंटल, या कह लें कि स्पाइरल अप्रोच होती है, जो कि आप छोटी छोटी स्प्रिंट्स के अंदर, चंक्स के अंदर काम करते हो और अपनी टारगेट को अचीव करते हो। हाँ, अच्छा नबील, इसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर दूंगा उनकी तरफ से भी जी जी कि अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं इन अजाइल मॉडल, ठीक है, जी अजाइल जी टीम जी के साथ हम काम कर रहे हैं और हम एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो हम अपने वर्क फ्लो को किस तरह अलाइन करेंगे अजाइल मेथड के साथ? ठीक है। अच्छा, इसमें तो देखें, जो मेरी हमने इसमें जो डिस्कशन की है कि अगर हम एजाइल यूज कर रहे हैं तो एजाइल के अंदर हमें ये अप्रोच लेके चलनी चाहिए कि पहली तो बात ये है कि हमारी एप्लीकेशन शुड बी स्टेबल। लाइक हमारी 2 या 3 स्प्रिंट के बाद हमने 4 से 5 फीचर डिलीवर कर दिए हैं। अब हम आइडेंटिफाई ये करें कि अब इसके फॉर एग्जांपल 50 केसेस हैं जो कि हमने रिग्रेशन के अंदर हर स्प्रिंट में चलाने होते हैं। पहले तो आप काम ये करेंगे उन 50 केसेस को ऑटोमेट करके रख लें, ताकि हर स्प्रिंट के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। अब देन हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि जो नेक्स्ट स्प्रिंट आ रही है उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसके अंदर से 5 या 10 केसेस आपने और रिग्रेशन का पार्ट बनाने हैं। तो आप अपने रिग्रेशन सूट को हर स्प्रिंट के ऊपर के अंदर टेस्ट केसेस ऐड अप करते जाएं, और हर स्प्रिंट के बाद आपका एक रिग्रेशन का काउंट भी बढ़ता जाएगा और आपकी कवरेज भी बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास एक सेपरेट टेस्ट इंजीनियर, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर है, तो उसका काम क्या होगा कि वो उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखे कि अगर कोई टेस्ट केस किसी भी वजह से ब्रेक कर रहा है तो उसको ठीक रखे। और अगर आपके पास एक हाइब्रिड क्यूए इंजीनियर है, तो उसको ये चाहिए
स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट वो जो है मैनुअल टेस्टिंग करें, एंड एट एंड ऑफ द स्प्रिंट वो थोड़ा सा टाइम लेके 30% 40% जो हमारी एग्जिस्टिंग स्प्रिंट के जो नए टेस्ट केसेस ऐड हुए हैं उसको रिग्रेशन स्विट का पार्ट बनाए, एंड देन सो ऑन। ये हम प्रोसेस अपनी हर स्प्रिंट का पार्ट बना सकते हैं एजाइल में। और जो वाटरफॉल तो जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए है, उसमें आपको ऑटोमेशन मेरा नहीं ख्याल के परफॉर्म करनी चाहिए, और अगर करनी भी है तो आप ये है कि 10 या 20 या 50 केसेस आप लिख के क्लाइंट को दे दें कि भाई ये आप हैं, ये आप खुद ही एग्जीक्यूट कर लें, या फिर आप अगर उसको इन फ्यूचर सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। जी थैंक यू सो मच विल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सर। हम लेंगे हमारा हनीफ का। तो आई थिंक जी हमारा आपको माइक अलाउ कर दिया मैंने, यू कैन आस्क। हमारा अपने आप को अनम्यूट कर लें पहले। सॉरी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा ना ऑटोमेशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरा ओवरऑल क्यूए या क्यूए एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा नॉन सीएस बैकग्राउंड है, तो मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में वो मेरा 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा 5 ईयर्स डेटा एनालिस्ट का और क्यूए का 4 ईयर एक्सपीरियंस है। मैं अपनी फील्ड में ना आगे मूव करना चाह रही हूँ। लाइक मेरा टोटल मैनुअल क्यूए का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ऑटोमेशन का भी काम नहीं किया हुआ, मेरा एपीआई रिलेटेड कोई भी काम नहीं है, और जे मीटर रिलेटेड परफॉर्मेंस टेस्टिंग का भी कोई काम नहीं है। अब अगर मैं किसी भी मतलब इंटरव्यू देती हूँ तो मैं अगर उनको अपना क्लियर बताऊँ ना कि मैं आगे मूव करना चाह रही हूँ, मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे उस तरह लेते नहीं है, सीरियस नहीं लेते हैं। तो मेरा जो मोटिव है, मैं मैनुअल क्यूए पे काफी काम कर चुकी हूँ, मैं आगे मूव करना चाह रही हूँ। इसमें अगर किसी के कोई थॉट्स हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो वो मुझे गाइडलाइन दे दें कि मुझे इसमें आगे कैसे मूव करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो जी मेरी यही है कि मैं पहले मैनुअल में जो एपीआई और परफॉर्मेंस है मैं पहले उसमें एक्सपर्टीज ले लूं, देन मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊं। मेरे क्योंकि ऑटोमेशन स्क्रैच से हो जाएगी और मेरे लिए अभी वो एडवांस चीज है। हेलो जी नबील आप जी ओके। हमारा वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके सिनेरियो में मुझे जो चीज़ समझ में आई है कि आप जो कह रही हैं कि आप नेक्स्ट कंपनी में जाती हैं और आप कहती हैं कि मैं एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आई थिंक कोई भी कंपनी जो है वो ट्रायल की बेस पे किसी को हायर नहीं करती, क्योंकि उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। वो किसी को लाइक इस तरह से नहीं रख सकते कि जस्ट टू गिवन एक्सपीरियंस। सो हम्म मेरा मशवरा इसमें ये है कि आप एक चीज को फोकस करके मैनुअल के साथ जो जोन सी आपने डाटा साइंस की फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है, ये डेटा बहुत अच्छा है। डाटा डेटा एनालिस्ट का जो एनालिस्ट। आपका डाटा एनालिस्ट। जी जी। जी, तो आप आई थिंक इसी को लेके चले, और किसी भी कंपनी को ये ना कहा करे कि मैं आपसे लाइक एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ। आपका माशाल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप उसी को कैश कराएं, और ऑटोमेशन में आप बाद में जाके उसको मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। अगर किसी और का इसमें कोई इनपुट है तो एनीवन जी कैन गिव। जी मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम से काफ़ी हो गया। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो राबिया बशीर आपने हैंड रेज किया हुआ, तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी उमारा का जो क्वेश्चन था, बेसिकली आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली मेरी इनको रिकमेंडेशन है कि अगर आप करना चाह रही हैं स्विच ऑटोमेशन में, तो आप पहले कोई कोर्स कर लें, थोड़ी सी आपको एटलीस्ट नो हाउ बेसिक लेवल की होगी, तो फिर वो आपको एज एन ट्रायल बेस भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू क्लियर बेसिक्स। तो इंटरव्यू में तो वो आपसे जेनेरिक चीजें पूछेंगे, तो उन्होंने एटलीस्ट वो तो आपका नॉलेज देखना है। तो जब आपको ग्रिप हो जाएगी, एटलीस्ट आपको बेसिक्स आते होंगे, तो वो आपको स्विच इजीली करना आपके लिए पॉसिबल होगा। तो आप इस तरह से मैनुअल से ऑटोमेशन में मूव कर सकती हैं।
एक्चुअली मैंने आपको ये बोला है कि मैं अभी ऑटोमेशन मेरे लिए ना बहुत नेक्स्ट लेवल का स्टेप हो जाएगा मेरा, क्योंकि अभी आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें एपीआई टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है वो मैटर करती है। तो मेरा अभी उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं मैनुअल में ही अभी जो चीजें मेरी रह गई हैं मैं उसको उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लूँ, देन मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगी। लेकिन ऑटोमेशन में भी मैंने अपने एंड पे साइप्रस में काम स्टार्ट किया था, लेकिन एक टेक्नोलॉजिक्स में मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि साइप्रस की इतनी डिमांड नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, आप सेलेनियम की तरफ जाएं। और सेलेनियम की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो रही थी, तो इसलिए इन चीजों को लेके मैं भी डबल माइंड हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब कौन सा पाथ है वो उसको लेके चलूं। राइट, ऑर्डर। सो बेसिकली मेरा जो आपको आंसर था वो बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप उनको बताएं नहीं, मतलब लेकिन अगर आप मूव करना चाहती हैं आफ्टर मैनुअल देन आप इस तरह से मूव कर सकती हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग इन सबको लेके चलें और एपीआई टेस्टिंग आप डायरेक्ट भी मूव कर सकती हैं। हर जगह पे हर काम नहीं हो रहा होता। जी तो अभी राइट नाउ आई एम अ मैनुअल, आई हैव अ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ऑलमोस्ट। तो मेरा अभी नबील आपसे क्वेश्चन था कि हमारी मोस्ट रिकमेंडेड जो प्रेफरेबल लैंग्वेज मार्केट में जो यूज हो रही है, तो उसमें सी शार्प है या जावा है, पाइथन है, कौन सी है? और साथ में ये सेम क्वेश्चंस मेरे अब्रॉड के लिए भी हैं कि जो मोस्ट डिमांडेड लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट डिमांडेड फ्रेमवर्क और मोस्ट डिमांडेड टूल्स, ये तीनों चीज़ें मुझे जी बेसिकली पाकिस्तान और अब्रॉड दोनों के लिए पूछना थी। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि रिकॉर्डिंग जो है बेसिकली अवेलेबल होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी 10 मिनट्स पहले ज्वाइन किया जब क्वेश्चनिंग हो रही थी ऑलमोस्ट। तो कैन आई गेट इट लेटर ऑन? एडमिन जी या बता सकते रिकॉर्डिंग हैं। बस वो आपके लिए थी? जी थोड़ी बहुत जो है ना वो प्रोसेसिंग करने के बाद और एडिटिंग करने के बाद हम 1-2 दिन में ये अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और लिंक विल बी शेयर्ड अच्छा, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो नबील ओके आपका सर। क्वेश्चन। जी, तो आपका थैंक क्वेश्चन यू ये था कि जो मोस्ट डिमांडिंग जी। लैंग्वेजेस हैं वो जावा और जावास्क्रिप्ट चल रही हैं। एंड आप अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान या फिर अब्रॉड की, तो देखिए पाकिस्तान में भी मोस्टली जो है वो प्रोजेक्ट्स बाहर के ही होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो बाहर और पाकिस्तान में जावा और जावास्क्रिप्ट हैं। और हम अगर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो साइप्रस एंड सेलेनियम। एंड अगर कहीं पर मोबाइल ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके अंदर एपीएम के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि और फ्रेमवर्क्स भी हैं, प्ले राइट है, नाइट वॉच है, लेकिन इसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। आप मेरी सजेशन सबको ये है कि आप अगर जावा विद सेलेनियम या जावा स्क्रिप्ट विद साइप्रस के ऊपर काम काम कर लेते हैं ना, तो आप कोई और फ्रेमवर्क के ऊपर इजीली स्विच हो सकते हैं। तो आजकल जो मोस्टली क्वेश्चनिंग की जाती है और जो मोस्ट डिमांडिंग है वो जावा एंड सेलेनियम एंड जावास्क्रिप्ट विद साइप्रस ही है। ऑलराइट, अभी मैंने सी शार्प में सिलेनियम में कोर्स किया सी शार्प के साथ। तो जी, आई थिंक सो दैट इज सिमिलर लैंग्वेज, या फिर मुझे उसके लिए प्रॉपर दोबारा से इसको लर्न करना पड़ेगा जावा को? सेलेनियम तो वही रहेगी, लेकिन जावा के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो सिंटैक्स का सी शार्प। फर्क आ जाता है। देखिए जो कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लाइक वेरिएबल्स हैं, ऑलराइट। लूप्स हैं, या फिर जो और हमारी हैं चीजें हैं। तो आपने अगर सी शार्प या जावास्क्रिप्ट लर्न की हुई है तो जावा भी आप इजीली लर्न कर लेंगे। ओके। और फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछना था कि लाइक काफी जॉब्स में टेस्ट एनजी लिखा होता है, जे यूनिट, एन यूनिट, मतलब अभी तक कौन सा जो है मोस्ट डिमांडिंग और टॉप पे, मतलब जो हमें लर्न करना चाहिए? इसमें फिर लाइक कहने के रिक्वायरमेंट वाइज है, जो टेस्ट एंट्री है वो हम टेस्ट केस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो जे यूनिट है ना वो मोस्टली यूनिट टेस्टिंग की साइड पे यूज किया जाता है। तो आप अगर टेस्ट एंट्री, आप अगर यूआई और एंड टू एंड टेस्टिंग की तरफ जाना चाह रही हैं तो टेस्ट एंट्री के बारे में जो है ना टेस्ट एंट्री आप सीखना है। और एंड ये बहुत इजी है, लाइक कुछ इसके अंदर हुक्स इन्वॉल्व होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर क्लास एंड आफ्टर मेथड, जस्ट यही कुछ है, और इतनी कोई इसके अंदर कह लें कि रॉकेट तो साइंस नहीं है। एमएस टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी मैंने उसमें काम किया है, तो इन दोनों में कोई खास डिफरेंस है या बस सिमिलर ही चीजें हैं सब? एमएस टेस्ट का ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने इसके बारे में लाइक कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ये आपसे सुन रहा हूँ। टेस्ट एनजी का ही मैंने यूनिट ये टेस्ट। यूनिट एंड टेस्ट एनजी पे ही काम किया है।
यूनिट टेस्ट से सिमिलर है मिस्टर्स। ठीक है जी, मैं इसको देख लूंगा, आइडिया नहीं है इसको। ऑलराइट, अच्छा अब मैंने भी बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया, तो ये क्या पूरा कोर्स है, थोड़ा सा मुझे बता दें, या जस्ट एक नहीं डेमो सेशन था बस? नहीं, ये एक डेमो सेशन, ये एक इंट्रोडक्शनरी सेशन था, क्योंकि हम फीडबैक ले रहे होते हैं हर वीक हर सेशंस के बाद ना। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे फ्रेशर्स की तरफ से, था कि हम ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन सा टूल बेटर है, कौन सी लैंग्वेज बेटर है। तो उसके लिए जो है एक फाउंडेशन लेवल का हमने ये एक सेशन रखवाया था। अदर देन दिस हम जो है नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं कि हम बैचेस वगैरह लें और उनको प्रॉपर कोर्सेज वगैरह करवाएं। मोस्टली करवा रहे हैं लोग, और भी लाइक लोग करवा रहे हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमारा जो मॉडल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हम ऑलराइट, नेक्स्ट यही प्लान कर रहे हैं कि हम बैच पकड़ें और उनको जो है ना प्रॉपर 2 मंथ 3 मंथ का एक कोर्स करवाएं और देन नेक्स्ट बैच। सो नबील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बाकी जी तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया जिन्होंने आज टाइम निकाल के सेशन को ज्वाइन किया। सो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।